नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मशहूर बिजनेसमैन और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी और मशहूर लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 8 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, भारत की राष्ट्रपति ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राज्यसभा में उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का शक्तिशाली प्रमाण है। सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान प्रेरणादायक रहा है। सुधा मूर्ति को कन्नड़ और अंग्रेजी साहित्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वे लेखिका के अलावा एक टीचर और समाज सेविका है। सुधा मूर्ति इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी है। सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्यों के लिए 2006 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2023 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक के हावेरी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता RH कुलकर्णी एक सर्जन और उनकी मां विमला कुलकर्णी एक स्कूल टीचर थी। माता पिता और नाना नानी ने मूर्ति की परवरिश की। पीएम मोदी ने 23 लोगों को दिया नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। बोले, यह नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स कार्यक्रम में मौजूद हैं। क्रिएटर्स की सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि युवाओं को और उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए यह अवार्ड पहली बार आयोजित हो रहे हैं। इससे क्रिएटर्स को मोटिवेशन मिलेगा। मोदी ने कहा कि आज महाशिवरात्रि भी है। मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी की रचनाकार माने गए हैं। साथ ही मोदी ने भी इंटरनेशनल विमेंस डे की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पुरुष भी ताली बजा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही गैस सिलेंडर के रेट कम करके आया हूँ। मोदी ने कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड दिया है। साथ ही कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैथिली ठाकुर को सौंपा है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 20 कैटेगरीज में दिए जा रहे हैं। इनके लिए करीब 1.5 लाख नॉमिनेशन मिले थे। वोटिंग राउंड के दौरान विनर्स का सिलेक्शन करने के लिए लगभग 10 लाख वोट डाले गए। इसके बाद 3 इंटरनेशनल क्रिएटर समेत 23 विजेताओं का चुनाव किया गया। मोदी ने क्रिएटर्स को बधाई देते हुए कहा, किसी सेक्टर की महाशक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, कुछ तो सोचो, इसलिए भी आप बधाई के पात्र हैं। इसका श्रेय भारत के हर कंटेंट क्रिएटर को जाता है। आपने जो हिम्मत दिखाई उसी के कारण आज आप सब यहाँ पहुँचे हैं और देश बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है। आपका कंटेंट पूरे भारत में जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। पंजाब सरकार ने विभिन्न जिलों में स्थित फोकल पॉइंट्स के इंडस्ट्रियल प्लॉटों के डिफॉल्टर अलॉटियों को बड़ी राहत दी है। अलॉटियों को 30 सितंबर 2024 तक अपने प्लॉटों का निर्माण पूरा कर उन्हें शुरू करना होगा। हालांकि इसके लिए उन्हें प्लॉट की कीमत की 1% एक्सटेंशन फीस चुकानी होगी। इसके लिए उन्हें 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम ने साफ किया है। इसके बाद किसी को समय नहीं दिया जाएगा। वहीं बिना अगला नोटिस दिए साइट को रद्द करने की प्रक्रिया की जाएगी। पंजाब सरकार ने कुछ समय पहले सरकार इंडस्ट्री मिलनी आयोजित की थी। यह मिलनी पंजाब के मोहाली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में कार्रवाई की गई थी। इस दौरान उद्योगपतियों ने विस्तार से अपनी दिक्कतों को उठाया था। यह पहला मौका था जब सरकार ने इस तरह का प्रोग्राम करवाया था। इस मौके पर व्यापारियों ने दलील दी थी कि कोरोना काल आदि की वजह से उन्हें दिक्कत आ गई थी, उत्पादन ठप हो गया था। ऐसे में उन्हें समय दिया जाए। इसके बाद यह फैसला लिया है। विभाग के मुताबिक यह नए आदेश उन प्लॉटों पर लागू नहीं होंगे जो पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। नए आदेश के मुताबिक अलॉटियों को 30 जून तक अपना निर्माण पर करना होगा। साथ ही 30 सितंबर तक यूनिट से उत्पादन शुरू होगा। याद रहे कि सरकार उद्योग व इंडस्ट्री को लेकर काफी गंभीर है। इसी कड़ी में यह कार्रवाई की जा रही है। इसके पीछे कोशिश ही पंजाब में निवेश को लाना होगा। सीएम भगवंत मान खुद व्यापारियों और उद्योगपतियों को कह चुके हैं कि आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं।
लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एनडीए लोकसभा इलेक्शन 2024 के कुनबे में और बढ़ोतरी हो सकती है। बीजेपी लगातार क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग पर बातचीत कर रही है। बीजेपी की नजर अब ओडिशा और आंध्र प्रदेश पर है। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी पर नवीन पटनायक की बीजेडी के बीच गठजोड़ को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि दोनों ही दलों ने इसे अफवाह बताया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब खबर है कि आज दिल्ली में बीजेपी और बीजेडी के नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद दोनों दलों के गठबंधन पर मोहर लग सकती है। वहीं टीडीपी और बीजेपी के बीच भी आज दिल्ली में दूसरे दौर की बातचीत होनी है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। 1 या 2 दिन में इसे लेकर आधिकारिक ऐलान भी किया जा सकता है। अंदर खाने से खबर ये भी है कि बीजेपी और टीडीपी के बीच सीटों पर सहमति बन गई है, क्योंकि बुधवार देर रात चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। बीजेपी आंध्र प्रदेश में कई सीटों की मांग कर रही है। बीजेपी की नजर विजयवाड़ा, अरागू, राजमपेट, राजमुंद्री, तिरुपति और एक अन्य सीट पर है। उनको 4-6 सीटें मिल सकती हैं। बालाशोवरी के लिए मछलीपट्टनम के साथ जनसेना को 3 सीटें मिल सकती हैं। इस पर लगातार काम चल रहा है। दरअसल पवन कल्याण की वाईआरएस तो पहले ही चंद्रबाबू की टीडीपी से हाथ मिला चुकी है। दोनों ही दल बीजेपी की तरफ देख रहे हैं ताकि जगन मोहन रेड्डी को सत्ता से हटाया जा सके। पवन कल्याण ने भी देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से मुलाकात कर उनको भगवान तिरुपति की मूर्ति भी भेंट की। बता दें कि लोकसभा चुनाव में एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी अब साउथ की तरफ देख रही है। अब बीजेपी और टीडीपी इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला में टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। पहले दिन टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला। इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली 108 गेंद में 79 रन, 11 चौके और 1 छक्का टॉप स्कोरर रहे। अश्विन की तरह अपना 100वां टेस्ट खेल रहे जॉनी बेयरस्टो 18 गेंद में 29 रन, सलामी बल्लेबाज बेन डकैत 27, जो रूट 26 और बेन फोक्स 24 अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे। भारत की तरफ से स्पिनरों के द्वारा शानदार गेंदबाजी की गई। कुलदीप यादव के 5 और 100वां टेस्ट खेल रहे ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के 4 विकेट से इंग्लैंड को 118 रन पर समेटने के बाद भारत ने 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन 1 विकेट पर 135 रन बनाकर अपना पलड़ा भारी रखा। पहली पारी के दौरान रोहित शर्मा ने डीआरएस में गलती कर दी। 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर इंग्लैंड के ओपनर जैक क्राउली भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव की गेंद पर शॉट लगाने से चूक गए और गेंद विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के पास से टकराकर लेग साइड की ओर चली गई, जहां सरफराज खान ने जमीन पर गिरने से पहले उसे लपकने के लिए तेजी दिखाई और गेंद को लपक लिया। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से खासकर सरफराज की ओर से भारी अपील की गई। मैदानी अंपायर आश्वस्त नहीं थे, लेकिन सरफराज को वहां विकेट मिलने का भरोसा था। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों की तैयारियां चल रही हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर उठापटक जारी है। इस बीच कांग्रेस चुनाव समिति ने कल देर शाम अपनी पहली बैठक में उन 10 राज्यों में से 6 के लिए अधिकांश उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है, जिन पर वो विचार कर रही थी। आधी रात के करीब बैठक समाप्त होने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, जल्द ही एक औपचारिक घोषणा की जाएगी। वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, हमने केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप से सीटों को अंतिम रूप दिया है। प्रक्रिया चल रही है, औपचारिक घोषणा बहुत जल्द ही की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी केरल में अपनी सीट वायनाड से, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से और ज्योत्सना महंत कोरबा से फिर से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख नेता मैदान में होंगे। सूत्रों ने बताया कि पार्टी केरल की 20 में से 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूर्व केंद्रीय मंत्री राशि थरूर भी उम्मीदवारों में शामिल होंगे। कर्नाटक में कांग्रेस राज्य के मंत्रियों को मैदान में नहीं उतारेगी। सूत्रों ने कहा, इन खबरों के बीच की अधिकांश मंत्री राष्ट्रीय चुनाव लड़ेंगे के इच्छुक नहीं है। 2 मंत्री अपनी आपत्तियां सार्वजनिक कर चुके हैं। सूत्रों ने कहा कि अगर कोई मंत्री चुनाव लड़ने का फैसला करता है तो केवल एक ही मंत्री दौड़ में हो सकता है।